स्पैन ऑफ कंट्रोल मैं बता रहा था अभी, उसको फिर से आप लोग म्यूट कर दें अपने आप को। स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि एक मैनेजर, एक सुपरवाइजर, एक जो भी है, असिस्टेंट मैनेजर हो या मैनेजर हो, म्यूट करें अपने आप को। कितने लोगों को कंट्रोल, तो स्ट्रक्चर बनाते समय हम ये भी देखते हैं कि एक आदमी जो है, अब ये लाइब्रेरी में क्यों होता है कि एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो नियम बने हुए हैं कि एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन में उसके हिसाब से, यानी कि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से है कि एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के अंडर में 3 लाइब्रेरी असिस्टेंट होगा, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट होगा, या फिर 4 होगा या 5 होगा। तो यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन या इतने एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अंडर में 4 या 5 या 6 या 7 या 10 असिस्टेंट लाइब्रेरियन होगा। तो इसको भी एक स्ट्रक्चर बनाते समय देखा जाता है कि ये मैनेजर जो है कितने लोगों को निर्देश दे सकता है, कितने लोगों को समझा सकता है, कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, कितने लोगों को अच्छी तरह से समझा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो संगठन की संरचना बनाते समय इस स्टाफ का या विभाग का हम जब संरचना बना रहे हैं तो इन स्पैन ऑफ कंट्रोल को भी देखा जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क भी आप लोग पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल में। तो ये सिद्धांत तो है मैनेजमेंट के, मगर संरचना के भी सिद्धांत हैं, किसी भी संगठन के संरचना के भी सिद्धांत हैं। तो कुछ चीजें ज्यादा हैं, कहीं कम है, मगर उसमें डिवीजन ऑफ वर्क जो पहला पॉइंट था आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, कि यानी कि उस कर्मचारी को काम जो डिवीजन कर रहे हैं हम, काम जो बांट रहे हैं उस कर्मचारी के, तो उसके यानी कि ये देख करके उसको क्वालिटी और उसमें महारत, यानी कि उसको क्या कहेंगे, एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज किस चीज में है, एक्सपर्ट किस चीज में है, कौन काम वो अच्छी तरह से जान रहा है। तो इस काम को देखते हुए भी वो क्या करते हैं कि हम काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, काम को, काम प्रोवाइड करते हैं उस स्टाफ को। तो उसमें मान लिया कि जाए कि कोई क्लासिफिकेशन में बहुत एक्सपर्ट है, उसको हम रेफरेंस सर्विस में दे दिया। रेफरेंस सर्विस के लिए क्या है कि किताबों के पढ़ने का शौक हो, रेफरेंस सर्विस को देखने का शौक हो। तो जिस स्टाफ को इसका शौक होगा किताबों को पढ़ने का, रेफरेंस सर्विस पढ़ने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक किताबों को पढ़ेगा नहीं वो रेफरेंस सर्विस नहीं दे सकता। एक आदमी को किताबों को पढ़ने का शौक नहीं है, उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, पता चला हमने रेफरेंस सर्विस में दे दिया, और रेफरेंस सर्विस में जिसको इंटरेस्ट है हमने उसको कंप्यूटर में दे दिया। तो इससे क्या होगा, इसको संरचना बनाते समय संगठन का या मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये मैनेजमेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। तो डिवीजन ऑफ वर्क भी देखते हैं हम कि कौन किसको काम देना है। अब छठा पॉइंट जो है स्टैंडर्डाइजेशन है, मानक, मानकीकरण, यानी कि वो कर्मचारी जिसको हमने काम प्रोवाइड किया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो वो काम जो है मानक के आधार पर कर रहा है कि नहीं। मानक के, एक कपड़ा बनाने की कंपनी है तो क्या वो मानक को ये कर रहा है, तेल बनाने की कंपनी है तो तेल बनाने में जो मानक बताया गया है, घी बनाने में जो मानक स्टैंडर्डाइजेशन बताया है कि कितना आप दूसरे केमिकल को डाल सकते हैं, तो वो मानक को वो मान रहा है कि नहीं, उस मानक के हिसाब से, उस स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे आपको बता दिया गया कि सर्कुलेशन करना है, तो जो सर्कुलेशन सिस्टम एडॉप्ट किया गया है, उस सर्कुलेशन सिस्टम, उस नियम के अनुसार, उस मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन के अनुसार वो काम कर रहा है कि नहीं, इसको भी यानी कि स्ट्रक्चर बनाते समय हम ये भी निर्धारित करते हैं कि मुझे इस पुस्तकालय में या किसी संगठन में स्टैंडर्डाइजेशन अपनाना है। हर चीज में हम कैटलॉगिंग करेंगे तो ACR2 पर करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे तो DDC पर करेंगे, बुक नंबर देंगे तो ये देंगे, या CC से करेंगे या CCC। ये सब क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है। तो हर कंपनी का, हर इंस्टीट्यूशंस का, हर संगठन का एक स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। तो ये भी संगठन का संरचना का निर्माण करते समय जो बनाते हैं हम, तो वो मानकीकरण जो है देखना। कोऑर्डिनेशन, अब 7वां पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का समन्वय, जो पहले भी आपने बताया,
मैंने बताया कि समन्वय होना चाहिए, आपस में जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, देखा होगा कि आपस में तोड़ रहता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, आपस में लोग खींचातानी करते हैं, यानी कि आपस में समन्वय नहीं बना रहता, तो काम का नुकसान पहुंचता है और मेरा जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं हो पाता, पूरा गोल। आप घर में भी देखते हैं हम लोग कि हमारा लक्ष्य है और हमारा लक्ष्य के जो कोऑर्डिनेशन आपस में मेंबर्स में फैमिली में नहीं रहते, तो क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगता है और जो हमारा घर का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाता। तो कोऑर्डिनेशन भी वहाँ कर्मचारियों और विभागों में, डिपार्टमेंट में और स्टाफ में आपस में समन्वय होना चाहिए, क्योंकि संगठन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, संगठन के लक्ष्य को, गोल को प्राप्त किया जा सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने आपको बताया, तो ये अलग से मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, तो जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है कि कर्मचारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी देना, उसको जिम्मेदारी देना किसी काम की, ताकि उसी से पूछ होगी, जिम्मेदारी देना, शादी होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो आपको उसको आप कहते हैं इस तरह से कि आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बारात को देखेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि आप किचन को देखेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि ये काम को देखेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार भी आप दे देते हैं कि किचन में आप जो करना चाहें करें, ऑथोरिटी भी दे देते हैं। तो 9th पॉइंट जो है ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी भी आप दे देते हैं उसको, पावर भी दे देना, अधिकार भी दे देना, ये काम कैसे होगा, किससे होगा, कैसे करवाना है, इत्यादि इत्यादि। काम कैसे होगा वो ऑथोरिटी उसको वो जाने, और उसके बाद अगर प्रोग्राम गड़बड़ाया तो अकाउंटेबिलिटी भी, जो मैंने पहले बताया, आपकी जिम्मेदारी भी होगी, मूल्यांकन भी हम करेंगे, इवैल्यूएशन भी करेंगे, कि आपकी जवाबदेही भी होगी। उसके बाद हम जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, पुस्तकालय में सक्सेस प्रोग्राम, कोई हम लेक्चर करवा रहे हैं, सेमिनार करवा रहे हैं, तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप हॉल को ठीक करवाएंगे, आप न्यूज़ बनाएंगे, आप फेसबुक पर लाइव करेंगे, आप जो है ये काम करेंगे, आप मेहमानों को देखेंगे, आप खाना खिलाएंगे। एक पुस्तकालय में भी लेक्चर या सेमिनार होता है, तो 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी ने गलत न्यूज़ बना के भेज दिया, अगर किसी ने फेसबुक पर बुक पर लाइव नहीं किया, या मेहमानों का किसी ने खातिर नहीं किया, तो उसकी फिर उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं कि इसने किसने किसने खराब काम किया है। तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है। उसके बाद एक चीज़ें जो हैं आपका, डाउन सीजिंग एंड डीलेरिंग, जो ये सारी चीज़ें नहीं थी उसमें, ये डाउन सीजिंग, DOWN, डाउन SIZING, डाउन सीजिंग एंड डीलेरिंग, मतलब कि हम तो स्ट्रक्चर हमने बनाया, स्ट्रक्चर तो हमने बनाया, मगर कभी कभी होता है कि हम, कोई विभाग बंद हो जाता है, जैसे आपकी ट्रांसलेशन सर्विस है, वो बंद हो गई, ट्रांसलेशन सर्विस आपकी बंद हो गई। तो अब ट्रांसलेशन सर्विस में जो स्टाफ डिप्यूट हैं, 3-4 आदमी मान लिया कांटेक्ट पर हैं, तो उसको मजबूरन निकालना भी पड़ता है। द डाउन सीजिंग एंड डीले रिंग, डाउन सीजिंग एंड डीले, डीले मतलब देर, डीले रिंग, मतलब कि किसी भी संगठन है, कोई संस्था है या पुस्तकालय है, कर्मचारियों को हम निकालते भी हैं जॉब से, तो जॉब को निकालना, जॉब से निकालना, हम ये सोच रहे हैं कि गलत है, हम ये सोच रहे हैं, मगर स्ट्रक्चर जो बना हुआ है पैसे का या फिर किसी भी चीज का, तो उसे डाउन सीजिंग कहते हैं, यानी कर्मचारियों को निकालने का, डाउन सीजिंग। और जब संगठन के किसी विभाग को बंद करते हैं तो हम उसे डीले रिंग कहते हैं, डीले रिंग, यानी कि विभाग बंद होगा तो स्टाफ निकलेगा, उसको पॉजिटिवली लेता है, पॉजिटिव लेता है, वो विभाग जो है पॉजिटिव लेता है। हम ये सोच रहे हैं चूंकि मुझे निकाला गया तो हम निगेटिव में ले रहे हैं, मगर स्ट्रक्चर के मामले में वो पॉजिटिव आता है। जब किसी स्टाफ को, कंपनी बर्बाद हो रही है, बिक नहीं रहा, तो देखते होंगे कटेल कर रहा है, इस कंपनी जो है कटेल कर रही है, विभाग को बंद कर रही है, कुछ विभागों को, रिलायंस के कुछ विभागों को, कुछ सेक्शंस को बंद कर दिया गया तथा उसके स्टाफ को निकाल दिया गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है कंपनी का, रिलायंस का या किसी और का, जो संगठन का,
तो वो पॉजिटिव लेती है उसको, डाउन सीजिंग एंड डिलेरिंग को वो पॉजिटिवली लेती है। 13वां पॉइंट आपका लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। लाइन, LINE, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। लाइन कहते हैं मैनेजर, यानी कि जो जिम्मेदार होता है, मैनेजर जो संगठन का ये बुनियादी और जो रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो जिम्मेदार होता है। और कर्मचारी जो होता है वो मैनेजर क्या होता है, लाइन होता है। और स्टाफ वो क्या होता है, जो कर्मचारी लाइन मैनेजर और सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायक बीच की कड़ी का काम करता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि एक मैनेजर है बैंक का और नीचे का स्टाफ है। बैंक का मैनेजर हो गया, वो लाइन हो गया, और स्टाफ कर्मचारी हो गया। या फिर किसी भी लोन का मैनेजर है, लोन का मैनेजर, मैनेजर तो आपको लोन नहीं देगा, तो जो नीचे का स्टाफ है वो जो मैनेजर और स्टाफ और आपका जो यूजर है उसके बीच में कड़ी का जो काम करता है, उसी को हम लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप कहते हैं। लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। कर्मचारी क्या होता है, लाइन मैनेजर, और सेवाएं, जो सेवाएं सर्विसेज यानी कि जो एक्टिविटीज की जा रही है उसमें सहायक की भूमिका निभाता है। सहायक, एक असिस्टेंट जिसको कहते हैं, जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन की सहायक की भूमिका उसके लिए निभाता है। सहायक की भूमिका निभाता है, सहायक की भूमिका निभाता है। तो ये आपका पॉइंट जो है, इसको मैं भेज भी दूंगा, थोड़ा सा बाकी है, कल या परसों भेजूंगा। तो ये चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको मैं थोड़ा शेयर करके आपको जो है स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये विभागों का है, काम का है तो बहुत आसान। ये बहुत आसान मतलब चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि हम लोग दिन रात हर संस्था में जो है देखते रहते हैं इसे। एक मिनट। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ऑफ ए लार्ज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। एक बड़ी लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, यहाँ पर माउस को जरूर देखेंगे आप, माउस को इधर मैं थोड़ा सा कर दूं। ये चीफ लाइब्रेरियन, ये देख रहे हैं कि चीफ लाइब्रेरियन। अब ये चीफ लाइब्रेरियन के अंडर में बहुत सारी, उसके साथ ही उसको ये नहीं कहेंगे, यहाँ आपको देखिए रिलेशियो विद द ऑथोरिटी, यानी कि उस ऑथोरिटी के साथ ही कमेटी रहती है। कमेटी कोई अलग चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए राइट साइड में वीसीज ऑफिस रहता है, फिर लाइब्रेरी कमेटी रहती है। तो उसमें बीके बुक सिलेक्शन कमेटी, एडहॉक एडवाइजरी कमेटी, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड इवैल्यूएशन कमेटी इत्यादि कमेटी में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वीसी जो है कमेटी बनाता है, ये जो लाइब्रेरी कमेटी बनाता है, मगर एक लाइब्रेरी में एक चीफ लाइब्रेरियन होता है। अब चीफ लाइब्रेरियन के अंडर में भी कमेटी, यानी कि उसके पैरेलल एक होती है, बहुत सारी कमेटियां होती हैं। ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, परचेज की कमेटी होती है, फाइनेंस की, बजट की, बिल की, परचेज की, वेलफेयर की कमेटी होती है। अब नीचे ये तो कमेटियां हो गई, इसके ऊपर सारी कमेटी है, कमेटी अपना काम करती है। मगर यहाँ पर आ जाइए आप, टेक्निकल सर्विसेज है। टेक्निकल सर्विसेज ही में एक्विजिशन, ये देखिए एक्विजिशन होता है।
अधिग्रहण विभाग, जहाँ से किताबें अधिग्रहण की जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 मोड होते हैं, परचेज़ होता है, सब्सक्रिप्शन, एक्सचेंज होता है और गिफ्ट होता है। ये 3 जो है परचेज़, तो इससे हम लोगों को मतलब नहीं है ज़्यादा, परचेज़ और एक्सचेंज गिफ्ट से यहाँ बताना मकसद नहीं है। यहाँ पर बताना जो मकसद है वो एक्विज़िशन है। अब ये देखिए टेक्निकल सर्विसेज़ हो गया। टेक्निकल सेक्शन मैंने बताया था कि टेक्निकल सेक्शन होता है। तो टेक्निकल सेक्शन में क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, अब वो बिक्स का भी हो सकता है, पीरियोडिकल का भी हो सकता है, नॉन प्रिंट मटेरियल का भी हो सकता है तथा मैन्युस्क्रिप्ट्स का भी हो सकता है। पांडुलिपि का यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं दिया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग जो है वो आपका बुक्स का भी हो सकता है, पीरियोडिकल का भी हो सकता है और नॉन प्रिंट मटेरियल यानी कि सीडी, डीवीडी, माइक्रोफिल्म इत्यादि जो सीडी या फिर ई बुक इत्यादि नॉन बुक मटेरियल हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये सारे काम के होते हैं। फिर रूटीन प्रोसेसिंग होता है, एक्सटेंशन सर्विस, इंडेक्सिंग टेक्निक्स इत्यादि, ये सारे प्रिपरेशन ऑफ बुक्स फॉर शेल्फिंग, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। यानी कि शेल्विंग पर जाने से पहले पहले जो बुक्स का प्रिपरेशन होता है वो किस प्रकार होता है। फिर नीचे आए, कार्ड कैटलॉग, कार्ड फाइलिंग, एंड मेंटेनेंस एंड बाइंडिंग। कार्ड तो आपने बना दिया, कैटलॉग कार्ड बना दिया, तो उसके बाद जो आपका आपने जो बनाया तो उसकी फाइलिंग भी होती है कार्ड कैबिनेट में। मैंने पहले या दूसरे क्लास में आपको कार्ड कैबिनेट फाइलिंग भी दिखाया था। तो फाइलिंग भी होता है अल्फ़ाबेटिकल, उसको एक ये लंबा ऐसा ए से जेड तक वो एक आता है सॉर्टिंग करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए चाहते हैं आप अल्फ़ाबेटिकल जो है वो देख सकें। तो वो कभी मौका मिला तो दिखा दूंगा मैं, चूंकि आपको नेट उट पर भी नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो कार्ड को आपको सॉर्ट किया जाता है। जैसे ए से ऑथर का हम कर रहे हैं तो ऑथर, टाइटल और आपको सब्जेक्ट तीनों अलग कर लिया जाता है। तो ऑथर का ए से जो होगा तो ए में चला जाएगा, बी का बी में, सी का सी में, डी का डी में, इस तरह से जेड में। फिर ए का जो है बंडल उठाते हैं तो ए बी सी ए डी, इस तरह से जिस तरह से डिक्शनरी रहती है तो उसी को कार्ड कैटलॉग कार्ड फाइलिंग बोलते हैं। एंड सॉर्टिंग, सॉर्टिंग एंड फाइलिंग, यहाँ पर फाइलिंग सिर्फ नहीं होना चाहिए था, सॉर्टिंग एंड फाइलिंग, मेंटेनेंस एंड बाइंडिंग। फिर बाइंडिंग भी आपका होता है। फिर स्ट्रक्चर में आ जाइए, जब आपका ये सारी चीजें हो जाती हैं तब सर्कुलेशन होता है। जब आपका कार्ड ही नहीं, आजकल कंप्यूटराइज दौर है, तो कंप्यूटराइजेशन में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ने ये कर दिया है कि जब आप कैटलॉग करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, वक्त लगता है मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस में उसके वक्त लगता है। शेल्फ पर जाएगा, शेल्फ पर आपको लगेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लास नंबर या एक्सेशन नंबर, जिस विधि से आप करना चाहते हैं तो वो चीज़ें उसमें प्रोसेस लगता है। तो कंप्यूटर में भी, सॉफ्टवेयर में भी कमांड देने का प्रोविज़न है। चूँकि इसको यूज़र को दिखने लगेगा तो वो डिमांड करने लगेगा। कार्ड कैटलॉग में यानी कि कैटलॉग कार्ड में दिखने लगेगा या कंप्यूटर पर दिखने लगेगा उसको, अरे ये तो किताबें आ गई, तो वो डिमांड करेगा फिर। इसलिए जब तक के कार्ड कैबिनेट में कार्ड ना लग जाए नहीं दिखेगा। मगर कंप्यूटराइजेशन में वो एक कमांड होता है जिसको इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग जब तक हम ना कर दें, तो इंडेक्सिंग जब तक नहीं करेंगे वो ओपैक में यानी सर्चिंग में नहीं दिखेगा, सर्चिंग में नहीं दिखेगा। अगर सर्चिंग में दिखने लगेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर वो डिमांड करेगा अभी आपका शेल्फ पर इत्यादि पर लगा नहीं है। तब जाकर के आपका फिर जो है स्टैक मेंटेनेंस, देखिए उसके बाद जो है कार्ड फाइलिंग होती है, स्टैक मेंटेनेंस। ये देखिए स्टैक मेंटेनेंस का मतलब यही हो गया कि स्टैक पर किताबों को अरेंज करना। उसके बाद जब जाकर के सर्कुलेशन वर्क होता है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग इत्यादि, यानी कि चेक आउट एंड चेक इन। चार्जिंग कहते हैं इश्यू करने को, डिस्चार्जिंग कहते हैं वापस लेने को, वापस लेने को। ये अगला जो मैं कल पढ़ाऊंगा उसमें सर्कुलेशन में बताऊंगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होता है। इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन ये भी इशू है, मगर दूसरे लाइब्रेरी को इशू की जा रही है। इंटर लाइब्रेरी आपस में, लाइब्रेरी भी एक दूसरे से लोन लेती है किताब या कोई भी डॉक्यूमेंट का। तो ये सारे काम होते हैं। फिर एक रेफरेंस वर्क, रेफरेंस सेक्शन भी होता है जिसमें बिब्लियोग्राफी, लिटरेचर सर्च, टेक्निकल इंक्वायरी, कंपाइलेशन होता है और बिब्लियोग्राफीज का कंपाइलेशन इत्यादि का काम होता है। इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट फाइल, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग होती है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी, ये सब इंडेक्सिंग का काम है। और न्यूज़ क्लिपिंग मतलब ये हो गया कि न्यूज़ का जो पेपर होता है उसके कटिंग करके, मैनुअल है तो मैनुअल या कंप्यूटराइज है तो न्यूज़ क्लिपिंग करके रखी जाती है। रीप्रोग्राफी सर्विस,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिर मैं इधर भी बता दूं, ये भी वही है, प्रिपरेशन ऑफ बुक सर्विस, ये तो हो गया। रीडिंग रूम होता है, जर्नल सेक्शन होता है, पीरियोडिकल सेक्शन होता है इत्यादि। फिर अलग से एक रिप्रोग्राफी भी होती है। रिप्रोग्राफी में क्या होता है, जैसे ज़ेरॉक्स मशीन आपका डिजिटल मांग रहा है कोई, तो ज़ेरॉक्स करके किताब का 4 पेज चाहिए, 5 पेज चाहिए, तो वो कॉपिंग होता है। स्लाइड मेकिंग, स्लाइड भी बना करके दिया जाता है, जैसे आप पावर पॉइंट वगैरह में स्लाइड। माइक्रोफिल्म भी, मगर माइक्रोफिल्म का दौर ख़त्म हो गया। अब ये चीज़ें, चूँकि ये स्ट्रक्चर मैंने कहीं किसी किताब से उठाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया नहीं है मैंने, तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं माइक्रोफिल्म की। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अब डिजिटल कॉपी प्रोवाइड की गई है। माइक्रोफिल्म पहले बना करता था, रील हुआ करता था, आपने देखा है, एक माइक्रोफिल्म रीडर भी हुआ करता था। कहीं मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि माइक्रोफिल्म में क्या होता था कि कैमरा से, पहले ज़माने में जो कैमरा होता था वो रील हुआ करता था, रील हुआ करता था। आप रील उस कैमरे में डालते थे और आप फोटो खींचते थे। जब तक उस फोटो के पूरे रील खत्म ना हो जाए, 40 फोटो का या 50 फोटो का, तब तक आप उसको नहीं निकालते थे और डार्क रूम में ले जाकर के उसके खोला जाता था और केमिकल से ये करके सारे काम किए जाते थे। तो उसी प्रकार हर किताब के हर पेजेस की आज जो डिजिटल कॉपी बनाई जा रही है, डिजिटल कैमरा के द्वारा जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो पहले माइक्रोफिल्म का काम हुआ करता था और आके रीडर्स माइक्रोफिल्म के रीडर हुआ करते थे। यानी उसको पढ़ने के लिए जो रील है, रील में तो नहीं पढ़ सकते ऐसा, तो रील लगा दिया जाता था और रील जो लगा दिया जाता था तो उसमें क्या होता था कि आपको वो रीडर पढ़ पाते थे। तो इंडेक्सिंग का काम, ये सारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी होता है। पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी वहाँ होता है जहाँ प्रकाशन का काम होता है। आपको प्रेस भी होते हैं, जो छपने वाले प्रेस होते हैं, और बाज़ाब्ते कंप्यूटर लगे रहते हैं, कंपोजिंग भी होता, और आपका जो ट्रेसिंग पेपर भी निकल रहा है और एक तरफ ये हो रहा है। ये सारे काम जो है, ये बहुत बड़ा पब्लिकेशन, बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियों में बड़ा-बड़ा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी होता है। तो ये सारे, और इंडेक्सिंग का भी काम होता है, एब्स्ट्रैक्टिंग का काम होता है। इंडेक्सिंग तो आप लोग जानते हैं, दूसरे पेपर में लोग पढ़ाएंगे कि इंडेक्सिंग क्या है। जर्नल की इंडेक्सिंग यानी कि पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन, आर्टिकल के पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचा देना। तो वो जो चीज़ें कभी मौका मिला तो इसको ये बता देंगे। एब्स्ट्रैक्टिंग भी होता है, एब्स्ट्रैक्टिंग भी छापा जाता है, यानी कि शॉर्ट करके, सारांश करके। अब टाइम नहीं है, सेव द टाइम टू द रीडर। पता चला किताब निकाला, पढ़ा, मेरे लायक नहीं है, तो उसके एब्स्ट्रैक्ट को बना बना के, किताबों के आर्टिकल्स को बना बना के बुक्स फॉर्म में छाप दिया जाता है। तो वही कहलाता है एब्स्ट्रैक्टिंग बुलेटिन, यानी कि या तो किताबी शक्ल में भी वो निकाला जाता है। और फिर यूजर एजुकेशन प्रोग्राम भी होता है। देखिए यहाँ पर राइट साइड में यूजर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि यूजर एजुकेशन क्या है, यूजर को एजुकेट करना कि आप इस लाइब्रेरी को कैसे यूज करेंगे, वही यूजर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जाता है यूजर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए से। ट्रांसलेशन सर्विस, जो अभी मैंने बताया आपको कि ट्रांसलेशन सर्विस होती है, कोई बंगाली में है नहीं जानता, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको प्रोवाइड किया जाता है और उसका पैसा भी लिया जाता है, ऐसा नहीं कि फ्री में किया जाता है। तो उसको सारे को, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है आपके होते हैं। अब उसी तरह से आपको जो है, ये आपको स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी का इसी तरह से हो गया। देखिए, स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होती है, सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी होती है, डिस्ट्रिक्ट पर होता है, फिर उसके ब्रांचेज भी होते हैं, उसके फिर कमेटियां होती हैं। कमेटी तो सारी लाइब्रेरी में होगा, ब्रांचेज भी होंगे, उसके ब्रांचेज भी होते हैं। सिटी से बहुत सारी लाइब्रेरियां होती हैं, उसमें भी वही चीज़ है, टेक्निकल सर्विस, रीडर सर्विस, एक्सटेंशन सर्विस। तो टेक्निकल सर्विस में क्या आया, एक्विजिशन आया, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग आया, प्रिपरेशन आया, कैटलॉगिंग, मेंटेनेंस, बाइंडिंग इत्यादि, ये रूटीन प्रोसेसिंग हो गया। यानी कि प्रिपरेशन, जो एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है हमने, प्रिपरेशन। फिर रीडर सर्विस में स्टैक मेंटेनेंस, स्टैक का मेंटेनेंस करेंगे, इधर से उधर किताबें रखा जाती हैं, फिर स्टैक पर सजाना अकॉर्डिंग टू क्लास नंबर, या जिस तरह से भी आप रखते हैं। सर्कुलेशन का काम करेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का रेफरेंस सेक्शन देंगे, एडवाइजरी सर्विस देंगे, किसी को एडवाइजरी सर्विस को इन्फॉर्मेशन या कोई एडवाइजरी सर्विस आप मांगने आया है, इन्फॉर्मेशन सर्विस देंगे। स्पेशल सर्विस भी बहुत सारी होती है, जैसे बच्चों की सर्विस। आप जाएंगे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में, जो ये बता रहे हैं, ये देखिए, ये
स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह में जाइएगा तो इसको राजा राम मोहन फाउंडेशन भी इसको सपोर्ट करता है हर तरह से पैसे से। तो आपने कभी नहीं देखा होगा तो कहीं जाना हो तो जा करके देखेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 5 साल 4 साल के बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं, उनके बड़े बड़े टैडी बियर रखे हुए हैं, खिलौने रखे हुए हैं लाइब्रेरी में। तो ये सब स्पेशल सर्विसेज भी देता है। ब्लाइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जो देख नहीं सकते, तो देख नहीं सकते तब कैसे करेंगे, तो देख नहीं सकते तो उनके लिए भी है। ब्लाइंड के लिए भी बड़े जो बुक आता है ब्लाइंड के लिए, उनके लिए किताबें अलग सेक्शन बनाई जाती हैं। और जो कम देख सकते हैं, मान लीजिए कोई पढ़ नहीं सकते, अब मशीनें आ गई हैं, अब किताब इस तरह से रख दीजिए और ऊपर से फोकस कर रहा है, एक बहुत बड़ी स्क्रीन रखी हुई है। मेरे फेसबुक पर जाके देखिएगा, कुछ होगा कुछ इस तरह से। गोवा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी का कुछ मैंने वीडियो बना करके डाला था जब मैं गया था। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी सर्विसेज होती हैं, जो पैर से माजूर हैं या फिर हाथ से माजूर हैं, तो उनके लिए स्लाइड बना दिया जाता है लाइब्रेरी में जाने के लिए, व्हील चेयर जा सके इत्यादि, और उनके लिए स्पेशल सर्विस दी जाती है। बिजनेस वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो सुन नहीं सकते, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है सुन नहीं सकते, तो मैंने सुन नहीं सकते उनके लिए भी बहुत अच्छा चीज़ देखा है, और इतना बेहतरीन देखा है कि आपको सर्विसेज, और कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो सुन नहीं सकते। गोवा स्टेट जो गोवा जो स्टेट है उसके जो लाइब्रेरी के, पूरे स्टेट के जो लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, वो जैसे यहाँ बीपीएससी होती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो वो गोवा सर्विस कमीशन उन्होंने निकाला, और पूरे लाइब्रेरी, पूरे स्टेट की लाइब्रेरी के ये बने इंचार्ज बने वो, और वो ब्लाइंड है। सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको, और वो कंप्यूटर फास्ट चलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है बहुत सारा। उनका भी वो हाजिक नाम है, उनका भी मेरे फेसबुक पर आप जाके देखेंगे तो उनकी भी तस्वीरें और मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ये ब्लाइंड के लिए, और जो सुन नहीं सकते, सबसे बड़ी बात, जो इशारे में आपने दूरदर्शन वगैरह पर देखा होगा, इशारे से, हाथ के इशारे इत्यादि से, तो वो उनको आपने एक गाना भी निकला था, मुझे याद नहीं है, बहुत अच्छा उस पर, इसके लिए जो सुन नहीं सकते हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरी प्रोवाइड स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए। फिर ये क्या एक्सटेंशन सर्विस में पब्लिक लेक्चर करवाता है, बार हमेशा लेक्चर आप देखते होंगे फेसबुक पर भी, हम लोग खुद करवाते हैं पब्लिक लेक्चर, एग्जीबिशन भी करवाते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो एग्जीबिशन वर्चुअल करवाया, उसको लाइव किया। बुक क्लब होते हैं, अदर सोशल कल्चरल सेमिनार, लेक्चर्स करवाना, वर्कशॉप करवाना, फिल्म दिखाना इत्यादि इत्यादि, ये सब एक्सटेंशन सर्विसेज है। क्योंकि हम पोटेंशियल रीडर को एक्चुअल रीडर में कन्वर्ट कर सकें, पोटेंशियल रीडर को एक्चुअल रीडर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट, अपनी तरफ इंटरेस्ट जगाना, तो ये सब एक्सटेंशन सर्विसेज के द्वारा की जाती है, अपने पाठक बनाया जाता है। तो ये आपको जो है स्टेट ये हो गया। उस तरह से इसके स्पेशल लाइब्रेरी इत्यादि के लिए भी, या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी स्ट्रक्चर एक ही रहता है, कुछ रहता नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर रहता है। उसी तरह से वो सारी सर्विसेज हैं, इंडेक्सिंग की, एक्विजिशन, परचेज, एक्सचेंज, ये सारे में आएगा। क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, बिब्लियोग्राफिकल, रूटीन प्रोसेसिंग, जो क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग हो करके जो प्रोसेस होता है स्टैक तक जाने तक, उसमें बाइंडिंग भी आ जाता है, मेंटेनेंस, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन भी आ जाता है। तो ये सारे जो है ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। उसके बाद आपको ये देखिए, म्यूट करें। उसी तरह से ये भी छोटी लाइब्रेरी के लिए है, छोटी छोटी लाइब्रेरियां जो होती हैं, तो उसके लिए भी इसी तरह से विभागों का जो है स्ट्रक्चर, संगठन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका ख़त्म, मतलब ये हो गया कि आप विभागों का स्ट्रक्चर बनाएं कि कौन क्या काम करेंगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इत्यादि सारा दें, और विभाग को अलग अलग विभागों में इसको बांट देना और स्ट्रक्चर बना देना। तो संगठन, तो सारे संगठन का स्ट्रक्चर बनता है, लाइब्रेरी का नहीं, तो हमारे लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर बनता है। ना नहीं कि हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो ये आपका जो है जानबूझ के खोला गया। हाँ, देखिए जैसे एक डायरेक्टर, उसके बाद क्या होता है लाइब्रेरी, आवाज नहीं करें,
इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फिर होता है असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, या इसको प्रोफेशनल असिस्टेंट भी बोलते हैं, असिस्टेंट। उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी क्लर्क, अटेंडेंट। ये लाइब्रेरी का जो मेन एकेडमिक सेक्शन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है ये। तो डायरेक्टर भी हो सकता है, ये चीफ लाइब्रेरियन भी हो सकता है, लाइब्रेरियन भी हो सकता है, या किसी और नाम से भी बुलाया जा सकता है, ये जो हेड। तो इसके अंडर में ये चीज़ें मान लिया कि इसके अंडर में 10 हैं, 10 हैं, हो सकता है एक एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अंडर में ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं, या इसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोला जाता है। हो सकता है 8 हो, 7 हो, 6 हो। अब ये असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के अंडर में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट या प्रोफेशनल असिस्टेंट होते हैं। तो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू नीड हो सकते हैं। उसी तरह से प्रोफेशनल असिस्टेंट के अंडर में फिर जो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट भी दिया जाता है, फिर उसके अंडर में लाइब्रेरी क्लर्क। तो ये जो चेन चलता है, यही चेन जो हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है स्टाफ का, और काम का मैंने दिखाया कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो यही आपका हो गया समाप्त ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कल आपका सर्कुलेशन होगा कि क्या क्या काम उसके अंडर में होता है। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता। सर हम नया ज्वाइन किए हैं, नया बैच कब से चलेगा सर? ये 15 अगस्त 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा नया बैच। आपको आपने नया ज्वाइन किया है जिन लोगों ने भी, और पुराने लोगों को भी, हम नए लोगों को नहीं कह रहे हैं, पुराने लोग भी रिवीजन कर सकते हैं। और जो नए ज्वाइन किए हैं, जितना हो गया है, फिर शुरू से जब शुरू होगा तो वो आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो सर इंफॉर्मेशन इस पे आ जाएगा सर? बोल दिया हाँ, जाएगा क्लास में? एकदम इसी ग्रुप में, आप ग्रुप में है ना? जी जी। हाँ, तो उसमें आपको क्योंकि हमको तो ये भी नहीं पता चल रहा है, पढ़ाए हैं तो किस टॉपिक का है। ईद बोले हैं बाद में से स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशनल ये लाइब्रेरी का तो मैनेजमेंट में है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि आपका जो पुस्तकालय होता है, हम विभागों का बंटवारा किस तरह करेंगे और स्टाफ को काम का बंटवारा किस प्रकार करेंगे, ये आपको पढ़ाया जा रहा था। तो आप फिर देखेंगे अगले बैच में जब शुरू होगा। ये तो आपको बैक नहीं किया जा सकता है, मगर ये है कि जी जी। आप आपका जो होगा, और पुराने लोग भी, ऐसा नहीं है, पुराने लोग भी रिवीजन करना चाहेंगे तो रिवीजन कर सकते हैं। सर क्योंकि ये भी नहीं मालूम चल रहा है आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और भी टीचर हैं वो कौन क्योंकि टॉपिक पढ़ा रहे हैं। वो असल बात ये है ना कि सिलेबस और रूटीन जो है आपको ग्रुप में जी पहले ही प्रोवाइड किया जा चुका है, फिर से वो कर दिया जाएगा, देवाशीष कर देंगे। जी फिर से आपको जी रूटीन जो है फिर से रीसेंड कर देंगे, तो आपको पता चल जी जाएगा, है ना? जी आहिस्ता आहिस्ता समझ शुरू से रहते तो सबको समझ में आता। और जी। ध्यान दीजिए, इस जो पढ़ाया हमने 1-2 रोज में आपको भेज देंगे। जब लिखेंगे ना, इसको लिख लिख करके आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर हिंदी में ही प्रोवाइड कीजिएगा क्योंकि हम हाँ, लोग ज्यादा हिंदी में। डिमांड उसी में है, इसीलिए हिंदी में लिख रहे हैं। तो ये क्योंकि चीज नहीं सर हिंदी देखिए हम लोग का ये भाषा जो है ना आसानी से समझ में आ जाता है, एक बार पढ़े तो याद भी हो जाता है, फिर नहीं नहीं इंग्लिश में सोच के लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, हिंदी ही में बन रहा है। हिंदी ही में लोग बना रहे हैं। कभी कोई नोट्स नहीं बनाया, मगर आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो हिंदी जी में आपको हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक पर जो है एक रोज, दूसरे रोज, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम डे, दूसरे रोज या तीसरे रोज उस टॉपिक पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी में। ओके।
हेलो सर, एक बात पूछनी थी। हेलो। हाँ पूछा जाए। हाँ सर, जो फिगर जो बताए हैं उस पे मतलब 1-2 लाइन लिखा हुआ मिल सकता है क्या सर? हर हाँ सब लिख करके जो आपको देंगे, ये फिगर भी देंगे। और सर एक चीज और कहना था कि सिलेबस जो हम लोग को पढ़ाए हैं क्या क्या हो चुका है, वो थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? वो तो हम थोड़ा सा मिला लिए हैं टॉपिक, तो थोड़ा सा आपसे कंफर्म होना चाह रहे थे सर। जो सिलेबस भेजा गया है देखना सर, पड़ेगा। 1 जुलाई को भेजा गया है सिलेबस मैनेजमेंट का। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, फिर से हो जाएगा, भेज देंगे कौन कौन सा हो चुका है। सिलेबस के हिसाब ही से हो रहा है, सीरियल हो रहा है, सीरियली। सर कुछ कुछ तो नंबर नहीं मिला, मतलब चैप्टर 1 हुआ मतलब सिलेबस के अनुसार, फिर 4 लगा, 5 लगा, 6 लगा, 7 लगा, मतलब एक मेरे अकॉर्डिंग सर। एक बस मिनट है, इसलिए आपसे कंफर्म होना चाह रहे एक थे। मिनट, हम ग्रुप में देख के बताते हैं, ग्रुप ही में होना चाहिए। सर सर हम 1 लेट जुलाई को से, भेजा है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर हम 1 जुलाई को ज्वाइन नहीं किए थे, बाद में 3 या 4 को जुलाई किए थे, देखिए तो सिलेबस। हाँ सिलेबस को फिर रीसेंड करवा दिया जाएगा, वो कर देंगे, देवाशीष कर देंगे, सिलेबस को रीसेंड कर देंगे आप लोग। और जिनका भी छूटा है ना, वो आपको फिर से जब दूसरा बैच शुरू होगा तो आप उसमें आप कर लीजिएगा। सर 1 जुलाई को सेंड किया गया है सर। कब? 1 जुलाई को? अच्छा एक यस मिनट, सर। ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ, मैं मोबाइल ही देख रहा हूँ। एक मिनट, एक सिलेबस, पता नहीं डिलीट हो गया है लगता है। ठीक है, फिर से हो जाएगा। हाँ ये सर देखिए, कितने दिन हाँ तक बैच ओके चलेगी ओके सर? ओके ओके, मेरे पास अपना पेपर का है, प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़ा दिया गया है, कलेक्शन डेवलपमेंट सर हम एक्विजिशन, भेज दिए, अभी थोड़ा देख लीजिएगा तो। हाँ एक्विजिशन ऑफ पीरियोडिक प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर यूज पढ़ा दिया गया, लाइब्रेरी कमेटी पढ़ा दिया गया, रूल्स एंड रेगुलेशन, फाइनेंस एंड बजट, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, यानी 7 पॉइंट तक आपको हो गया। 8वां में जो है सर्कुलेशन, मेंटेनेंस, शेल्विंग, स्टॉक वेरिफिकेशन 2 बार लिखा गया है, ठीक है, बाइंडिंग एंड प्रिवेशन और वीडिंग आउट, ये सब चीजें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको एक एक करके 2-2 करके पढ़ा देंगे। और सबका नोट्स भी आपको भेज दिया गया है, मैंने देख लिया है। सर कितनी दिन और क्लास चलेगी सर? 1 महीना, अप्रॉक्स? 1 महीना तो चलेगा ही, 1 से 1.5 महीना, 1.5 महीना से कम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ा सिलेबस ना है, 2.5-3 महीना तो आप रख करके चले। ओके 3 महीने में पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा सर। हाँ, फिर से रिवीजन कर लेंगे फिर लोग, हम लोग कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। जी ओके ओके सर। ओके ओके सर, ओके, गुड नाइट थैंक यू सर। सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।